गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी, मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन बंथरा लखनऊ, अपने इस ऑनलाइन कक्षा में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत करता हूं। छात्रों, आज मैं जिस टॉपिक पर आप सभी से परिचर्चा करूंगा वह है वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन। अपने पूर्व के वीडियो में मैंने वुड के घोषणा पत्र के संबंध में आप सभी से परिचर्चा की थी। वुड के घोषणा पत्र की जो प्रमुख संस्तुतियाँ थीं उसके संबंध में आपसे बातचीत की थी। आज हम वुड के घोषणा पत्र के मूल्यांकन के टॉपिक के अंतर्गत वुड के घोषणा पत्र के कौन कौन से गुण थे, कौन कौन से दोष थे, उसके आधार पर वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन करेंगे। छात्रों, वुड का घोषणा पत्र आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास यात्रा का एक अनूठा पड़ाव है। वहाँ से वास्तविक शिक्षा के स्वरूप की अभिव्यक्ति होने लगती है। यह तब वुड की संस्तुतियों ने शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन की आधारशिला रखी थी, किंतु उसमें बहुत सारे गुण होने के साथ साथ कुछ दोष भी निहित थे, और यहाँ हम इन्हीं दोनों के आधार पर, यानी उसके गुण और दोषों के आधार पर वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन करेंगे। छात्रों, अगर हम वुड के घोषणा पत्र के मूल्यांकन की बात करते हैं तो अगर पहला इसमें जो बिंदु है, इसको कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। वुड के घोषणा पत्र के जो मेरिट्स हैं, नंबर 1 है, घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा के प्रारंभिक आधारशिला को पर्याप्त मजबूती प्रदान की, इसलिए इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। आप सभी जानते हैं कि वुड के इस घोषणा पत्र के अंतर्गत शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र पर अपनी संस्तुति दी गई थी, अपना विवरण प्रस्तुत किया गया था। शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में इसका योगदान माना जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा के उद्देश्य को सुनिश्चित करके उसकी दिशा को निर्धारित करने का प्रयास किया गया था। एक गुण ये भी है। इसके अतिरिक्त घोषणा पत्र ने ईस्ट इंडिया को पहली बार प्रॉपर तरीके से शिक्षा की देखरेख और शिक्षा के संचालन का उत्तरदायित्व कंपनी पर सौंपा। इसके अतिरिक्त घोषणा पत्र में शिक्षा के सभी व्यापक आयामों का सुव्यवस्थित स्वरूप स्पष्ट होकर सामने आया। शिक्षा के जितने भी आयाम हैं उनका इस घोषणा पत्र के अंतर्गत अपनी संस्तुतियों में उनकी जो चर्चा की गई, उससे शिक्षा के सभी व्यापक आयामों का सुव्यवस्थित एक तरह से स्वरूप स्पष्ट होकर सामने आता है। नेक्स्ट है, घोषणा पत्र ने पूर्व कार्यक्रमों, सिद्धांतों, जैसे पूर्व में जो निस्यंदन सिद्धांत का प्रचलन ईसाई मिशनरियों के ने प्रारंभ किया था और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के द्वारा इसको बल मिला था, और उसके पश्चात ऑकलैंड आदि जो भी जिन लोगों ने भी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया, किंतु निस्यंदन सिद्धांत, जिसकी अलग से मैं आप सभी से चर्चा करूंगा निस्यंदन सिद्धांत के संबंध में किसी अलग टॉपिक के अंतर्गत, थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से मैं आपसे बताना चाहूँगा। निस्यंदन सिद्धांत का अर्थ होता है कि थोड़े से लोगों को, थोड़े से जो उच्च वर्ग के लोग हैं, केवल उनको शिक्षित करने की नीति और उनको शिक्षित करके निम्न वर्ग में शिक्षा अपने आप पहुंच जाएगी, इस नीति का अनुसरण करना ही एक तरह से निस्यंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत है। तो निस्यंदन सिद्धांत का इसके पहले बोलबाला था। इसके अतिरिक्त व्यापक शिक्षा यानी जन शिक्षा की भी अवहेलना की गई थी। इस घोषणा पत्र के द्वारा इन सभी चीज़ों का, चाहे वो निस्यंदन सिद्धांत हो, चाहे वो जन शिक्षा की अवहेलना हो, उसकी आलोचना की गई, और अपने विवरण पत्र में इन सब चीज़ों पर ध्यान देने के लिए और इन दोषों को दूर करने की बात कही गई।
नेक्स्ट है घोषणा पत्र में सर्वप्रथम क्रमबद्ध स्कूलों की चर्चा की गई, व्यावसायिक शिक्षा के विषय में बात की गई, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई, जन शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचे, इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, इस पे जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त जो विश्वविद्यालयी शिक्षा थी उसकी संगठनात्मक रूपरेखा प्रस्तुत की गई तथा इंग्लैंड के कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हुए उनके आधार पर उनके अनुसार भारत में भी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने की बात इसमें कही गई। इसके अतिरिक्त प्राच्य विद्या, प्राच्य साहित्य के मुद्रण यानी उसकी छपाई आदि या उनको पुनः उनकी छपाई आदि का जो कार्य था, उनके प्रकाशन आदि का जो कार्य था, एवं पठन पाठन हेतु छात्रवृत्तियों तथा अन्य प्रोत्साहन की चर्चा की गई है। इसमें उससे संबंधित धनराशियों की व्यवस्था करने के लिए जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त घोषणा पत्र में योग्य, प्रशिक्षित तथा उत्तम सुविधाओं से सुसज्जित शिक्षकों हेतु नॉर्मल स्कूलों की, सामान्य स्कूलों की स्थापना पर जोर दिया गया है, यानी अध्यापक प्रशिक्षण पर भी पहली बार ध्यानाकर्षण इस घोषणा पत्र के अंतर्गत किया गया। घोषणा पत्र में सरकारी नीतियों के पालन करने वाली सभी विद्यालयों हेतु सहायता अनुदान राशि की बात भी इसमें की गई है। घोषणा पत्र में अंग्रेजी शिक्षा को सीधे अंग्रेजों की नौकरी से जोड़ दिया गया था, जिससे शिक्षा से आजीविका कमाने का महत्व तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला। जेम्स ने इसकी प्रशंसा में लिखा है कि सन 1854 का जो घोषणा पत्र था उसका भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वोच्च स्थान है। जो कुछ इसके पूर्व हुआ वह इसकी ओर संकेत करता है और जो कुछ इसके बाद हुआ वह इसके विकास एवं वृद्धि का परिणाम है। लॉर्ड डलहौजी के अनुसार घोषणा पत्र में पूरे हिंदुस्तान के लिए एक योजना थी। इस प्रकार की व्यापक रूपरेखा प्रांतीय अथवा केंद्रीय सरकारों द्वारा कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया था पूर्व में। छात्रों, इन गुणों के अतिरिक्त कुछ वुड डिस्पैच में, वुड के घोषणा पत्र में कुछ दोष भी परिलक्षित होते हैं। जैसे जो पहला इसका दोष था वो यह था कि घोषणा पत्र का सर्वोच्च दोष यह था कि शिक्षा का क्षेत्र सरकार एवं नौकरशाही के आधिपत्य में चला गया। अतः प्राचीन भारत की जो स्वतंत्र शिक्षा पद्धति थी उसको अंतिम एवं सबसे गंभीर आघात पहुंचा। दूसरा, घोषणा पत्र ने उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा में अंग्रेजी को माध्यम बनाकर उसे जन प्रचलित स्वरूप प्रदान करने से रोक दिया। यानी उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा का जो माध्यम था उसको अंग्रेजी के माध्यम से बनाया गया, जिससे अंग्रेजी ना जानने वाले लोग इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था से वंचित हो गए। इसके अतिरिक्त घोषणा पत्र ने यद्यपि प्राच्य साहित्य संस्कृत को अक्षुण्ण बनाए रखने की संस्तुति की, परंतु अंग्रेजी शिक्षा के व्यापक प्रगति के नीचे वह स्वयं ही अपने आप दम तोड़ते देखी गई। इसके अतिरिक्त घोषणा पत्र का एक दोष यह था कि निरपेक्ष संस्कृत की शुरुआत कर शिक्षा में भारतीय धार्मिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं को तीव्र आघात पहुंचाया गया। इसके अतिरिक्त घोषणा पत्र ने शिक्षा के बृहद स्वरूप को अंग्रेजी साम्राज्य में नौकरी प्राप्त करने की संकीर्ण मानसिकता से जोड़कर रोजगार परक शिक्षा संस्कृत को जन्म दिया। एक तरह से जो मैकाले की शिक्षा नीति थी, क्लर्क तैयार करने वाली, उसी का अनुसरण कहीं ना कहीं अपने मुख्य रूप में यह घोषणा पत्र करते नजर आ रही थी। इसके अतिरिक्त घोषणा पत्र की जीविकोपार्जन हेतु शिक्षा की नीति ने प्राच्य विद्यालयों को अपने आप ही मृतप्राय बना दिया। घोषणा पत्र ने भारतीयता का विनाश करके पूर्ण विदेशीकरण का बिगुल बजा दिया। इसके अतिरिक्त घोषणा पत्र ने शिक्षा के
क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक पद पर इंग्लैंड के स्कूलों कॉलेजों को अपना आदर्श बना लिया। भारत की जो शिक्षा पद्धति थी, चाहे गुरुकुल प्रणाली हो, चाहे बौद्ध शिक्षा हो, चाहे मुस्लिम शिक्षा हो, मदरसे आदि में दी जाने वाली शिक्षा हो, उस पारंपरिक शिक्षा को निश्चित रूप से अप्रत्यक्ष तरीके से आघात पहुंचाने का कार्य किया इसने। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक विद्यालय केवल राजभक्त भारतीयों को ही संतुष्ट कर पाए। जो अपने देश के प्रति देशभक्त लोग थे, उनको संतुष्ट करने में वुड का घोषणापत्र पूरी तरह से असफल साबित हुआ। एक तरह से घोषणापत्र ने यद्यपि निष्पक्षता का भाव प्रकट तो किया, किंतु मिशनरी विद्यालयों के संदर्भ में उसका नियम ढीला पाया गया। सहायता अनुदान की शर्तें प्रायः अंग्रेजी विद्यालयों के ही अनुकूल बनाई गई। सहायता धनराशि की, अनुदान राशि की बात तो इसमें की गई, किंतु इस प्रकार से नियम बनाए गए कि ऐसे सरकारी सहायता अनुदान से केवल अंग्रेजी विद्यालयों को ही लाभ प्राप्त हो सका तथा वे ही इसकी अर्हताओं की पूर्ति कर पाने में सक्षम थे। शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम द्वारा छात्रों पर लाद कर अनेक सरल एवं छोटे मार्ग अपनाए गए। इसके फलस्वरूप शिक्षा में सरल टीकाएं, कुंजियां आदि की बाढ़ सी आ गई। इन्होंने शिक्षा को सफलता का साधन बना दिया। अब छात्र कम पश्चिमी हो चले थे। शिक्षा को लिखित परीक्षा से जोड़कर उसमें अनेक प्रकार की बुराइयों का प्रयोग कराया गया। इसके अतिरिक्त उक्त समस्त परिस्थितियों ने अंग्रेजी शिक्षा की जड़ों को और अधिक मजबूती प्रदान की और अधिक तीव्र गति से उसको सींचा। अब शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तथा नौकरी के लालच से प्राप्त की जाने लगी। शिक्षा का जो व्यापक उद्देश्य था, उसको कहीं ना कहीं इस घोषणा पत्र ने पूरी तरह से हानि पहुंचाने का कार्य किया। तो छात्रों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने वुड डिस्पैच के गुण और दोषों के आधार पर उसका तुलनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास किया। फिर भी इतने सारे दोष होने के बावजूद भी इसको भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है शिक्षा के इतिहास में, अथवा महाधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रश्न यह बनता है कि कौन से समिति को या किसके घोषणा पत्र को भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो वुड डिस्पैच जो था, उसको भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा या अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। तो छात्रों, आज यहीं तक हम लोग परिचर्चा करते हैं। आगे किसी नए टॉपिक के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।